अच्छा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जॉब बैच सर्विस कॉस्टिंग की। बात हमारी हुई है जॉब बैच सर्विस कॉस्टिंग में कि जॉब कोई स्पेशल ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट है, और बैच जो है तो ऐसी चीज है जिसमें क्या शामिल है, ग्रुप ऑफ आइटम्स। ठीक है, हमारा मुसलसल काम था कि हमें जॉब और बैच की टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी थी। हमने सारे खर्चे मिला के टोटल कॉस्ट की एससीपी की मदद से प्राइस निकाली। टोटल कॉस्ट में कभी ओवरहेड रेट गिवन होता था, कभी बजटेड ओवरहेड्स बजटेड आवर्स गिवन होते थे, आप डिवाइड करके रेट खुद से निकालते थे, ये आपने सीखा। ठीक है, और लास्ट क्लास में खासतौर पे ओवरहेड्स का एक अलग ट्रीटमेंट सीखा गया कि यार कभी ओवरहेड्स अगर कॉस्ट से ही डिवाइड हो रहे हो तो यार आंसर टाइम्स में या परसेंटेज में आता है। वो भी चीज आप लोगों ने अच्छी तरीके से जो डील कर ली। ठीक है, अच्छा, अब आज हमने सर्विस कॉस्टिंग करके इस चैप्टर को मुकम्मल करना है। लेकिन इस चैप्टर में सर्विस कॉस्टिंग पे जाने से पहले मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन 1 और 3। ठीक है, तो वो आप लोग जरा अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद हम जो है वो आगे मूव करने की पोजीशन में होंगे। सही है? पेज 27 पे क्वेश्चन नंबर 3 आए, वो मैंने भेज दिया, उसको जरा देख लो। ठीक है, और अब जो है मैं एक और क्वेश्चन भेज रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, उसको भी डील करो जरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो भाई जरा। पेज 26 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले वो कर लो, ये पेज 27 का क्वेश्चन 3, फिर ये पेज 26 का क्वेश्चन 1 कर लो जरा।
सवाल जल्दी मुकम्मल करें प्लीज।
अच्छा, अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताऊं, JC operates a job costing system. Company standard net profit margin is 20% of sales. बेटा प्रॉफिट मार्जिन लिखा हुआ है या नेट प्रॉफिट मार्जिन लिखा हुआ है तो सब आएगा, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ जॉब भी 124, मटेरियल 3 kg 5 पर kg, लेबर 4 hours 9 पर आवर, प्रोडक्शन ओवरहेड 2,40,000 है, रिकवर होंगे 30,000 आवर्स पे, अदर ओवरहेड्स रिलेटेड टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन 1,50,000 और ये रिकवर हो रहे हैं, बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 7.5 लाख। प्राइस पूछ रहा है जॉब भी 124 की, तो प्राइस के लिए पहले आपको निकालनी पड़ेगी सारी कॉस्ट का टोटल, ठीक है। देखिए सबसे पहली कॉस्ट है इसमें मटेरियल, 3 kg है 5 पर kg, कितना बना 15। अगला खर्चा है लेबर 4 hours 9 पर आवर, कितना 36। तीसरा खर्चा है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जो बता रहे हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स 2,40,000 है, रिकवर होंगे 30,000 लेबर आवर्स पे, तो इसको 30,000 लेबर आवर्स से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो रेट क्या बनेगा 8 पर आवर। कल तो मैं बता चुका हूं कि अगर ओवरहेड्स लेबर आवर्स पे रिकवर हो तो लेबर आवर्स से डिवाइड करो। बेटा 8 पर आवर है, इस जॉब में 4 घंटे, कितना बना 32। मटेरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड अप करो, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बन गई 83, ठीक है। अच्छा फिर है अदर ओवरहेड्स, एडमिन सेलिंग, वो कितने 1.5 लाख। कह रहा है रिकवर होंगे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 7.5 लाख, तो इसको 7.5 लाख की प्रोडक्शन कॉस्ट से डिवाइड कर दो, जिस पे रिकवर से डिवाइड कर दो, तो 1.5 लाख है और 7.5 लाख की प्रोडक्शन कॉस्ट से डिवाइड होंगे, कॉस्ट कॉस्ट डिवाइड हुई 0.2 टाइम्स करेंसी करेंसी डिवाइड हुई ना, किसका प्रोडक्शन कॉस्ट का, ठीक है। अदर ओवरहेड्स का रेट है 0.2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, तो इस जॉब की प्रोडक्शन कॉस्ट 83 है, 0.2 टाइम्स 16.6, बेटा 0.2 टाइम्स प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, अगर 0.2 टाइम्स मटेरियल कॉस्ट हो तो मटेरियल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते, 0.2 टाइम्स प्रोडक्शन कॉस्ट उससे मल्टीप्लाई करो, टोटल कॉस्ट। एक बार टोटल कॉस्ट आ गई है 99.6, तो देखो कॉस्ट की परसेंटेज क्या 80, प्राइस चाहिए तो डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, 124.5, ये 3 का जवाब है, ठीक है। अब आप 1 कंप्लीट करो और कंप्लीट करके आगे कॉपी कर लीजिएगा, मैं फिर 1 उसके बाद आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अदर ओवरहेड्स का आप स्टेटमेंट पढ़े जाके तो लिखा हुआ है 1.5 लाख है और वो रिकवर हो रहे हैं 7.5 लाख की प्रोडक्शन कॉस्ट पे, तो कल आपको बताया था कि जिस पे रिकवर हो रहे हैं उससे डिवाइड करें, तो 1.5 लाख को आपने 7.5 लाख की प्रोडक्शन कॉस्ट पे डिवाइड किया, तो रेट आया 0.2 टाइम्स किसका, जो डिनोमिनेटर में प्रोडक्शन कॉस्ट।
जब 0.2 टाइम्स प्रोडक्शन कॉस्ट है तो ऑब्वियसली वो मल्टीप्लाई किससे होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट से। प्राइस टू बी कोटेड का मतलब प्राइस है बेटा जोयर, ये कैसा सवाल है, प्राइस टू बी कोटेड मींस जो प्राइस है। कौन सी प्राइस आप कस्टमर को कोट करते हो, जो प्राइस है। ऑब्वियसली प्राइस सेलिंग प्राइस ही होती है, इसके अलावा तो कोई प्राइस नहीं होती बेटा।
चलो बेटा जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, ताकि हमारा जॉब बैच खत्म हो, फिर हम सर्विस कॉस्टिंग पे आ सके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 की पहली लाइन वर्ड से पढ़ना। अ फर्म यूजेस जॉब कॉस्टिंग एंड रिकवर्स ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, रिकवर्स ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मतलब ओवरहेड्स को रिकवर कर रही है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे। ठीक है, a firm uses job costing and recovers overheads as a percentage of direct labor cost। कंपनी जॉब कॉस्टिंग यूज करती है और ओवरहेड्स को रिकवर कर रही है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे। 3 jobs are worked during a period, details are। बेटा 3 जॉब्स हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, 3 जॉब्स हैं। तीन जॉब्स हैं भाई, जॉब 1 2 3। अच्छा, सबसे पहले जॉब 1 2 3 की OWIP कॉस्ट दी हुई 8500, 0 और 46,000। फिर इनकी मटेरियल कॉस्ट दी हुई है 17,150, 29025 और 0। और फिर इनकी दी हुई है लेबर कॉस्ट 12,500, 23,000, 4500। ठीक है, ओवरहेड्स फॉर द पीरियड वर 1,40,000। अच्छा भाई, ओवरहेड्स 1,40,000 है। अब तो मैं ना रुको जरा यहाँ पे, ये बिल्कुल मेरी है ना कल वाली एग्जाम्पल टाइप बन गया। कल जो मैं तुम्हें 5 एग्जाम्पल्स करवाई थी ना, ये बिल्कुल वैसी बन गया। सुनो, 3 जॉब्स हैं, 3 प्रोडक्ट्स हैं, तीनों की कोई OWIP कॉस्ट दी हुई है, कोई मटेरियल कॉस्ट दी हुई है, कोई लेबर कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, ओवरहेड्स 1,40,000 हैं, कह रहे रिकवर हो रहे हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब मुझे बताओ, तो मैं कल बताया था मैंने कि अगर ओवरहेड्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे रिकवर हो रहे हैं तो क्या ओवरहेड्स को लेबर कॉस्ट से डिवाइड करना चाहिए? तो बताओ ओवरहेड्स कितने, 1,40,000 रिकवर हो रहे हैं लेबर कॉस्ट पे, तो क्या आप इसको लेबर कॉस्ट से डिवाइड करोगे? लेबर कॉस्ट कितनी है, मिला लो सबको। ऊपर टोटल ओवरहेड रखे ना 1,40, तो डिनोमिनेटर में टोटल लेबर कॉस्ट आएगी 40,000। ठीक है, करेंसी करेंसी डिवाइड हुई 3.5 टाइम्स किसका, लेबर कॉस्ट का। बेटा ओवरहेड्स का रेट आ गया 3.5 गुना लेबर कॉस्ट का, तो भाई ठीक है। जॉब 1 की लेबर कॉस्ट 12,500 है, ओवरहेड्स है 3.5 गुना लेबर कॉस्ट। तो बेटा 3.5 गुना लेबर कॉस्ट, इसमें ओवरहेड चले जाएंगे 43750। जॉब 2 की लेबर कॉस्ट 23,000 है, 3.5 गुना 80,500। और जॉब 3 की 4500 है, 3.5 गुना 15,750। क्या 1,40,000 के ओवरहेड्स तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए? ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो पूछना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ हमने ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर ली।
बस उसकी तस्वीर है, उस तरह का पेपर ढूंढ के। तो ठीक है भाई, हमारे पास 3 जॉब्स हैं, जॉब 1 2 3। इनकी OWIP कॉस्ट दी हुई है, मटेरियल कॉस्ट दी हुई है, लेबर कॉस्ट दी हुई है, ओवरहेड्स 1,40,000 है, बोला रिकवर होगी लेबर कॉस्ट पे, तो हमने लेबर कॉस्ट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये 3.5 टाइम्स लेबर कॉस्ट बना, हमने इसको लेबर कॉस्ट पे चार्ज कर दिया। 43750 80 500 और 15750। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है। जॉब 3 वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड। ये जो जॉब 3 है ना, दिस वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड। ये वो जॉब है जो कंप्लीट हो गई है एंड कंसिस्टेड ऑफ 2400 आइडेंटिकल सर्किट बोर्ड्स। द फर्म एड्स 50% टू टोटल कॉस्ट टू अराइव एट सेलिंग प्राइस। जॉब 3 कंप्लीट हुई थी इस पीरियड में और उसमें 2400 सर्किट बोर्ड शामिल थे। ठीक है, फर्म 50% ऐड करती है टोटल कॉस्ट में टू अराइव एट सेलिंग प्राइस। 50% ऐड करती है कॉस्ट पे टू अराइव एट सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ सर्किट बोर्ड। कह रहे हैं सेलिंग प्राइस बताओ सर्किट बोर्ड की। बेटा आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं सर्किट बोर्ड की। बताओ सर्किट बोर्ड कौन सी जॉब में बने, जॉब 3 में। सर्किट बोर्ड कौन सी जॉब में बने, जॉब 3 में। तो आपको सेलिंग प्राइस जॉब 3 की चाहिए। भाई वो सेलिंग प्राइस सर्किट बोर्ड की पूछ रहा है ना, सर्किट बोर्ड कौन सी जॉब में बने, जॉब 3 में, तो हमें जॉब 3 की प्राइस चाहिए। सर्किट बोर्ड की सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सर्किट बोर्ड जॉब 3 में बने, जॉब 3 की सेलिंग प्राइस चाहिए। क्या जॉब 3 की प्राइस के लिए पहले आपको टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी जॉब 3 की। जॉब 3 की प्राइस के लिए पहले आपको टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी जॉब 3 की। सर कैसे ये टोटल कॉस्ट, सारे खर्चे मिलाओ। पहला खर्चा है जॉब 3 का OWIP 46,000। अगला खर्चा है मटेरियल 0। अगला खर्चा है लेबर 4500। ओवरहेड्स सबको ऐड अप कर लो, टोटल कॉस्ट बन जाएगी 66250। ये जॉब 3 की कॉस्ट आ गई है 66250। बेटा प्राइस चाहिए SCP लगा दोगे। 66250 100% है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 150। क्या प्राइस आ गई, ये जॉब 3 की प्राइस आ गई है 99375। क्या उसने प्राइस ऑफ अ सर्किट बोर्ड पूछी है। 2400 सर्किट बोर्ड से डिवाइड कर दो। ठीक है, कॉपी कर लो, कोई सवाल है पूछ लो भाई।
आप पेज नंबर के हिसाब से नहीं लिखो ना, मैंने वेरिएंस की फाइल लिखी है उसको पूरा फर्स्ट से लेकर एंड तक सर्च करो, वेरिएंसेस की जो फाइल है उसमें कैरेट नामी क्वेश्चन है, CARAT मौजूद है। बेटा हम आपको है ना कोर्स पढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम लास्ट चीज शुरू कर रहे हैं अपनी चैप्टर की, दैट इज कॉल्ड सर्विस कॉस्टिंग। फिर आपके पास ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, सर्विस कॉस्टिंग इज वेरी इजी, some theoretical stuff is involved and some practical stuff is involved, so let's start service costing. अच्छा, पहली बात ये कि सर्विस कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल इन सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस कॉस्टिंग कहाँ एप्लीकेबल है? सर्विस इंडस्ट्रीज, लाइक एयरलाइन, लाइक रेलवेज, लाइक होटल। ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है सर्विस इंडस्ट्रीज में। तो एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है, होटल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। ये बात तुम अच्छी तरीके से ध्यान में रखो कि इस टाइम दुनिया में ना दो किस्म की इंडस्ट्रीज हैं। एक इंडस्ट्री को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक इंडस्ट्री को कहा जाता है सर्विस इंडस्ट्री। इस टाइम दुनिया में दो किस्म की इंडस्ट्रीज हैं, एक इंडस्ट्री को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक इंडस्ट्री को कहा जाता है सर्विस इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहां कुछ बन रहा होता है और सर्विस इंडस्ट्री जहां कुछ बन नहीं रहा होता। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहां कुछ बन रहा होता है और सर्विस इंडस्ट्री जहां कुछ बन नहीं रहा होता। तो सर्विस कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है सर्विस इंडस्ट्रीज में। अच्छा, मैं ना किसी से ये सवाल करता हूँ ना कि अगर आप मुझे बताओ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री का आपने नाम सुना हुआ है? बिल्कुल सर, हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का नाम सुना हुआ है, सर्विस इंडस्ट्री का भी नाम सुना हुआ है। मैं पूछता हूँ सर भाई, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में फर्क क्या है? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में फर्क क्या है? तो एक जवाब देते हैं, सर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ बन रहा होता है और सर्विस में कुछ बन नहीं रहा होता। मैन्युफैक्चरिंग में कुछ बन रहा होता है और सर्विस में कुछ बन नहीं रहा होता। बिल्कुल सही बात है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कुछ बन रहा है और सर्विस में कुछ नहीं बन रहा। लेकिन ये याद रखो, अकेले ये डिफरेंस नहीं है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में, बस मैन्युफैक्चरिंग में कुछ बन रहा है और सर्विस में कुछ नहीं बन रहा। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज में 5 डिफरेंसेस हैं जिन्हें या तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज के डिफरेंस नाम से याद किया जाता है या इन्हें कहा जाता है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज। या तो इनको कहा जाता है कि भाई ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, या इनको इस नाम से भी याद किया जाता है, दीज आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज। ठीक है भाई, आपको ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे बताई जा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में सिर्फ कोई एक डिफरेंस नहीं है कि वहां कुछ बन रहा है यहाँ कुछ नहीं बन रहा। बेटा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज में 5 डिफरेंसेस हैं जिन्हें हम या तो डिफरेंसेस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज कहते हैं या दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज। व्हाट आर दोस 5 कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला कैरेक्टरिस्टिक का नाम है इंटेंजिबिलिटी, दूसरा है हेट्रोजीनिटी, तीसरा है साइमल्टेनिटी, चौथा है पेरिशेबिलिटी और पांचवा है नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये वो 5 डिफरेंसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री। सुनो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का। इंटेंजिबिलिटी कहते हैं नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो इन सबसे तो तुम वाकिफ ही थे क्या? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का पहला डिफरेंस है इंटेंजिबिलिटी, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तुम जानते हो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट टेंजेबल होती है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे होंडा की गाड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, उसकी एक एग्जिस्टेंस है भाई। ये मोबाइल फोन बना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है बेटा, इसकी एक एग्जिस्टेंस है। ये पेन बना है, इसकी एक एग्जिस्टेंस है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैं एयरलाइन से सर्विस ले रहा हूँ, टीचिंग सर्विस ले रहा हूँ, तो सर्विस की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये पहला डिफरेंस है बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। ठीक है,
दूसरा डिफरेंस है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी कहते हैं लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। हेट्रोजेनिटी किसे कहते हैं बेटा? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। देखो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है ना, कंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट मींस एक जैसी। सर्विस हेट्रोजीनस होती है, एक जैसी कभी भी नहीं होती। किसी को अलग मिली, किसी को अलग मिली, किसी को अलग मिली। जैसे एक छोटा सी बात, बेटा तुम बचपन से ना पेन्स यूज कर रहे होगे, पेन्स जो पिकासो के पेन बनाते। जब तुमने आज तक पेन खोला है, अलग अलग होता है, एक जैसा होता है? जितने लोगों के पास टोयोटा कोरोला है, क्या होती है? एक जैसी, होमोजीनियस, एक जैसी होती है बिल्कुल। जितने लोग आईफोन लेते हैं, एक जैसा होता है भाई। बहुत रेयरली कोई ऐसा हो कि पेन में कोई एक आध डिफेक्टेड पीस आ गया, मोबाइल में कोई एक आध डिफेक्टेड पीस आ गया, गार्ड में कोई एक आध डिफेक्टेड, ठीक है, वरना जितनी कोरोलास खड़ी होंगी एक जैसी होंगी। सर्विसेज कभी एक जैसी नहीं होती। मैं सर्विस दे रहा हूं ना, आपको टीचिंग दे रहा हूं बेटा, मैंने आपके सामने जॉब बैच में जो जो अल्फाज अदा किए, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं अगले बैच में एग्जैक्टली वही अल्फाज अदा करूं, उससे पिछले बैचेस में एग्जैक्टली वही अल्फाज अदा क्यों नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा जाएगा। एक डॉक्टर के पास लोग इलाज की सर्विस लेने जाते हैं, हो सकता है जैसे दोस्त को आपके उसने इलाज करके दिया है ना, आपको वैसी 100% इलाज ना मिले, इसीलिए तो कुछ लोग बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। तो सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में दूसरा डिफरेंस होता है, सर्विस में कंसिस्टेंसी नहीं होती। तीसरा है साइमल्टेनिटी। साइमल्टेनिटी निकला है साइमल्टेनियस एट द सेम टाइम। साइमल्टेनिटी निकला है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस कहते हैं एट द सेम टाइम। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में, इस्तेमाल में वक्फा आ सकता है। ये मैं पेन आज यूज कर रहा हूं, बना कब था सर? 10 दिन पहले, 1 महीना पहले, 1 साल पहले हो सकता है। गाड़ी में आज यूज कर रहा हूं, बनी कब थी? शायद 15 दिन पहले। प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में वक्फा आ सकता है बेटा। सर्विसेज की प्रोडक्शन और कंजम्पशन साइमल्टेनियस होती है। जिस वक्त ये लेक्चर प्रोड्यूस हो रहा है, उसी वक्त तुम कंज्यूम कर रहे हो। जिस वक्त डॉक्टर इलाज कर रहा है, उसी वक्त बंदा कंज्यूम कर रहा है। डॉक्टर साहब मेरा इलाज तैयार करके रखिएगा, मैं थोड़ी देर में ले लूंगा, नहीं हो सकता। प्रोडक्शन कंजम्पशन एट द सेम टाइम होती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गैप आ सकता है। चौथा है पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का मतलब शायद सब समझते हो, सर्विसेज पेरिशेबल होती हैं, कैन नॉट बी स्टोर्ड। बेटा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रोडक्ट होती है ना, उसमें गोडाउन होता है, वेयरहाउस होता है, जिधर वो स्टोर हो सकती है। सर्विसेज स्टोर ही नहीं हो सकती क्योंकि उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। डॉक्टर साहब इलाज स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। एक ब्यूटिशियन, मैं मेकअप कराना चाहता हूं या चाहती हूं, तो वो स्टोर नहीं हो सकता, पेरिशेबल नेचर का है। अच्छा, अगर कोई आप ऐसी सर्विस इजाद कर भी लेते हो ना जो स्टोर हो सकती है, बेटा वो स्टोर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सपोर्ट मांगेगी। वो स्टोर अगर हो भी सकती है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सपोर्ट मांगेगी। जैसे सबको क्लियर है, इलाज स्टोर नहीं हो सकता, ब्यूटिशियन का मेकअप स्टोर नहीं हो सकता। सर लेक्चर तो स्टोर हो सकता है, तो देखो मैंने क्या कहा था, तो स्टोर नहीं हो सकता। या हो भी सकता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सपोर्ट चाहिए। लेक्चर किस पे स्टोर होगा? यूएसबी में, कंप्यूटर पे। तो सर्विसेज पेरिशेबल होती हैं कि या तो स्टोर हो ही नहीं सकती, या होती भी हैं तो यार उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सपोर्ट चाहिए। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से पेन खरीदा, गाड़ी खरीदी, पैसे दिए ना, फॉरेन ओनरशिप सामने वाले से उठ के आपके नाम पे आ जाएगी। एक पेन खरीदा, एक गाड़ी खरीदी, एक मार्कर खरीदा, फॉरेन ओनरशिप सामने वाले से उठ के आपके पास आ जाएगी। बेटा आप सर्विस के जितने भी पैसे दे दो ना, ओनरशिप आपके नाम पे नहीं होगी, ओनर वही सामने वाला रहेगा। एक डॉक्टर से इलाज करा लिया, 1000 रुपए फीस दे दी, बाहर आके कॉलर चौड़ा, पता है इस इलाज का मालिक मैं हूं। पागल हो गए हो क्या? तुमने लेक्चर लिया मेरे से, कॉस्ट अकाउंटिंग का, फीस भर दी, बाहर कॉलर ऊपर करके, पता है इस कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर का मालिक मैं हूं। नहीं, कितने लोगों को हमने लेक्चर बेचे। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती सर्विस में। ओनरशिप सिर्फ इनिशियल प्रिंसिपल ओनर के पास रहेगी। तो अब हमारा दिमाग जरा खुला है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में खाली ये डिफरेंस नहीं है बच्चों वाला कि वहां कुछ बन रहा है या कुछ नहीं बन रहा। 5 डिफरेंसेस हैं। इंटेंजिबिलिटी, वहां फिजिकल एग्जिस्टेंस आनी है। हेट्रोजेनिटी, वहां सेम प्रोडक्ट्स होती हैं, फर्क आ सकता है। साइमल्टेनिटी, वहां प्रोडक्शन कंजम्पशन में वक्फा आ सकता है, एट द सेम टाइम होती है, जिस टाइम प्रोड्यूस हो रही है उसी टाइम कंज्यूम। पेरिशेबिलिटी, वहां प्रोडक्ट स्टोर हो सकती है, स्टोर नहीं हो सकती।
और वहां पैसे देकर ओनरशिप ट्रांसफर होती है या नहीं होती। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछो, फिर आगे बढ़ता हूँ। चले भी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब तुम्हें सर्विस कॉस्टिंग में ना दो चीजें बस एग्जामिन होंगी। एक तो वो डिफरेंसेस पूछ लेगा बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, सारा पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। जैसे जॉब बैच के टॉपिक में था ना कि यार प्राइस और कॉस्ट निकालो, तुम्हें पढ़ा दिया था। सर्विस कॉस्टिंग में सिर्फ दो चीजें पूछता है वो। एक ये डिफरेंसेस बताओ बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, और दूसरा कहता है जरा कैलकुलेशन बता दो कॉस्ट पर सर्विस यूनिट की। इसके अलावा कोई कैलकुलेशन नहीं टेस्ट होती है इसमें। एक तो पूछता है डिफरेंसेस बता दो थ्योरी बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, 5 डिफरेंसेस। दूसरा एक कैलकुलेशन सवाल आता है कॉस्ट पर सर्विस यूनिट निकाल के। तो मेरी बात सुनो, कॉस्ट पर यूनिट का क्या बचपन से फॉर्मूला सीखा है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट का क्या फॉर्मूला है? टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अगर कॉस्ट पर सर्विस यूनिट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट सर्विस की लेनी है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स। भाई आप कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो तो टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स करते हो ना। तो अगर कॉस्ट पर सर्विस यूनिट निकालनी होगी ना तो टोटल कॉस्ट लेनी होगी सर्विस की और डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स। अच्छा, अब ये जो सर्विस यूनिट है ना, ये बड़ा टेंशन वाला काम है। ये जो सर्विस यूनिट है ना, ये बड़ा टेंशन वाला काम है। सर क्या टेंशन है इसमें? ये बड़ी अजीब सी चीज है। फॉर्मूला तो रट के बना लिया, कॉस्ट पर यूनिट निकलती है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो कॉस्ट पर सर्विस यूनिट के लिए सर सही कह रहे हैं, टोटल कॉस्ट सर्विस के लिए डिवाइड करें नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सर्विस यूनिट है ना, थोड़ा जरा टेंशन वाला काम है। क्या टेंशन वाला काम है? सुनो, मिसाल के तौर पे मेरी टोटल कॉस्ट आई 1000। मेरी टोटल कॉस्ट आई 1000
और बेटा मैंने 500 पेन्स बनाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वहां भी 500 पेन्स बना के आपके सामने रख दिया। 1000 की कॉस्ट आई, 500 पेन्स बना के सामने रख दी। मैं बोलूं कॉस्ट पर यूनिट निकालो, तो हमने कहा बच्चों वाला काम है, 1000 की कॉस्ट आई है, ये मेरे सामने 500 पेन्स पड़े, डिवाइड कर दिया कॉस्ट को यूनिट से, कॉस्ट पर यूनिट आ गई 2। अगला सवाल, मेरी टोटल कॉस्ट आई है 5000 और मैंने 2000 शर्ट्स बना के आपके सामने रख दिए। मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हूं, मैं शर्ट्स बना रहा हूं। कहा मैंने कॉस्ट पर यूनिट निकालो, आपने कहा बच्चों वाला काम है, 5000 की कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय यूनिट्स करो। कितने यूनिट्स ये शर्ट्स बनी? 2000, डिवाइड कर दो 2.5। ठीक है। अच्छा, लेट सपोज मैं चला रहा हूं इंस्टीट्यूट, मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, तो मैं कौन हूं? सर्विस प्रोवाइडर। मैं बना थोड़ी ना हूं कुछ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। अच्छा, मेरे इंस्टीट्यूट की टोटल कॉस्ट है 10,000। अब मैंने कुछ बनाया तो है नहीं, तो मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए 10,000 को किससे डिवाइड करूं ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन है। पिछली वाली दोनों एग्जांपल्स में प्रॉब्लम नहीं थी भाई, 1000 की कॉस्ट आई है, 500 पेन बना के सामने पड़े, तो हर बेवकूफ आदमी को पता है कॉस्ट को पेन से डिवाइड करना है जितने यूनिट्स बने। दूसरे सवाल में टोटल कॉस्ट 5000 है, 2000 शर्ट्स बनी है, सामने पड़ी नहीं यार, कॉस्ट को शर्ट से डिवाइड कर दो, कॉस्ट पर यूनिट आ गई। लेकिन अब मेरी इंस्टीट्यूट की टोटल कॉस्ट है 10,000, ठीक है, और मैंने कुछ बनाया तो है नहीं, फिर भी मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो मैं कॉस्ट 10,000 को किस यूनिट से डिवाइड करूं? कोई यूनिट तो है नहीं। एक स्टूडेंट ने कहा सर आप अपना यूनिट स्टूडेंट्स को बना लेना और कॉस्ट को स्टूडेंट से डिवाइड करें, स्टूडेंट को यूनिट बना ले। अब देखो ये टेंशन है ना, पिछली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं थी। 500 पेन्स बनी है, 500 यूनिट से डिवाइड होगा, 2000 शर्ट्स बनी, 2000 शर्ट से डिवाइड होगा। ये सर्विस को मसला है कि इंस्टीट्यूट की कॉस्ट 10,000 है, कोई यूनिट बनाए नहीं है, तो डिनोमिनेटर में क्या यूनिट माने? तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि सर आप यूनिट मान लें स्टूडेंट्स को। यूनिट किसको मान लें? स्टूडेंट को। और कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आप अपनी कॉस्ट को है ना डिवाइड कर दें किससे? स्टूडेंट से। आप कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए कॉस्ट को डिवाइड किससे कर दें? स्टूडेंट से। नेगेटिव। बच्चे की बात मान लेते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए कॉस्ट को स्टूडेंट से डिवाइड कर लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं स्टूडेंट को। तो मैंने कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड किया, कहा मेरी कॉस्ट है लेट सपोज 1000 पर स्टूडेंट। यूनिट किसको माने? स्टूडेंट को, 1000 पर स्टूडेंट। एक बच्चा आया, बोला यार क्या फीस है? मैंने कहा भाई हमारा यूनिट है स्टूडेंट, फीस है 1000 पर स्टूडेंट। उसने कहा ठीक है भाई ये लो 1000 रुपए, मुझे एडमिशन दे दो। हमने 1000 रुपए लिए, रसीद काटी, बोला कल सुबह 9 बजे क्लास से आ जाना। 9 बजे मेरी F2 की क्लास थी, मैंने देखा ये बच्चा आया हुआ था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कल उसने एडमिशन लिया, 1000 पर स्टूडेंट फीस पे किए, सुबह 9 बजे F2 की क्लास है, वो आया हुआ। खैर मेरी क्लास खत्म हुई, मैं चला गया। 12 बजे मेरा गुजर हुआ, रूम के बाहर F3 की क्लास चल रही थी, ये बच्चा उसमें भी बैठा हुआ था। मैंने कहा चलो खैर यार पहला दिन है, कुछ नहीं होता, बैठे रहने दो। अच्छा 3 बजे मेरा गुजर हुआ, F1 की क्लास चल रही थी, ये बच्चा उधर भी बैठा हुआ था, मैंने फिर जाने दिया, ठीक है। अच्छा शाम को 6 बजे मेरा गुजर हुआ, उस रूम के बाहर P2 की क्लास चल रही थी, ये बच्चा उसमें बैठा हुआ था। अब मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई तुमने कल 1000 रुपए दिए थे, F2 में एडमिशन लिया था, क्या तुम सारी क्लासें ले रहे हो? बोला सर मैं तो सारी क्लासें लूंगा। मैंने कहा क्यों भाई सारी क्लासें क्यों लोगे? बोला सर आपने कहा था फीस 1000 पर स्टूडेंट है, मैंने 1000 रुपए दिए, क्या मैं स्टूडेंट बन गया? आपकी फीस 1000 रुपए पर स्टूडेंट थी, मैंने 1000 रुपए दिए, क्या मैं स्टूडेंट बन गया? मैंने कहा भाई। बोला आपने पेपर्स तो मेंशन ही नहीं किए थे, सब्जेक्ट्स तो मेंशन नहीं किए थे, अब तो मैं पूरे 14 पेपर पढ़ूंगा, क्योंकि आपने कहा था 1000 पर स्टूडेंट है, आपने 1000 पर सब्जेक्ट थोड़ी कहा था, 1000 पर स्टूडेंट कहा था, मैंने 1000 रुपए दिए, स्टूडेंट बन गया, आप मेरी मर्जी में जितने पेपर पढ़ो। तो देखो ये जो आपका बताया हुआ यूनिट है ना स्टूडेंट, ये मेरे लिए नुकसान का बायस बन जाएगा। मेरे लिए क्या बन जाएगा? नुकसान का बायस। मैं परेशान हो गया, मैंने अगले दिन से पॉलिसी चेंज कर दी, मैंने कहा ये यूनिट बेकार है, कोई नया यूनिट बताओ। तो हमने कहा सर क्या ये नया यूनिट? अब यूनिट बने सब्जेक्ट को, फीस चार्ज करें 1000 पर सब्जेक्ट, फीस क्या चार्ज करें? 1000 पर सब्जेक्ट। एक और बच्चा है, बोला सर एडमिशन चाहिए, मैंने कहा भाई पॉलिसी चेंज हो गई है, अब 1000 पर सब्जेक्ट चार्ज करेंगे। उसने कहा ठीक है F2 में एडमिशन लेना। मैंने कहा ठीक है सिर्फ F2 में एडमिशन मिलेगा 1000 रुपए, तो उसने 1000 रुपए दिए, एडमिशन ले लिया।
मैंने कहा कल सुबह 9 बजे क्लास आ जाना। 9 बजे क्लास में आना, ये बच्चा अपने साथ 8 लोगों को लेके आया, बताओ। मैंने कहा रुको भाई, सिर्फ तुम आओ, तुमने एडमिशन लिया? बोला नहीं सर, ये सब आएंगे, अभी 10 और आ रहे हैं। मैंने कहा क्यों भाई? बोला सर आपने कहा था 1000 रुपए पर सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट के पैसे दिए थे, अपने बंदे थोड़ी बताए थे। अब तो जितने बंदों से पढ़ाने हम पढ़ाए ना, जितने बंदों को पढ़ाने पड़े। तो ये पर सब्जेक्ट का यूनिट भी मेरे लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये मसला नहीं है, 500 पेन्स बनी हर हाल में तुम पेन से डिवाइड करोगे, 2000 शर्ट्स बनी हर हाल में शर्ट से डिवाइड करोगे। सर्विस में यूनिट नहीं है, अपने तुक्के मार रहे हैं तो देखो फंस रहे हैं। एयरलाइन पे, एयरलाइन भी सर्विस प्रोवाइडर है, कुछ बनाती थोड़ी है। 1000 रुपए का फेयर है, किस पे चार्ज करें? कोई यूनिट ही नहीं है, कुछ बनाते थोड़ी। बोला 1000 पर पैसेंजर चार्ज करो, यूनिट बना लो पैसेंजर को। एक पैसेंजर ने 1000 रुपए दिए, कराची टू इस्लामाबाद उड़ गया, अब जहाज से निकल ही नहीं रहा, बोल रहा मैं लंदन भी जाऊंगा, न्यूयॉर्क भी जाऊंगा, क्योंकि आपने 1000 रुपए पर पैसेंजर बोले थे, फ्लाइट्स तो बताई नहीं थी। यूनिट चेंज कर देते, 1000 पर फ्लाइट। उसने बोला ठीक है, इस्लामाबाद की फ्लाइट लूंगा, 1000 रुपए, 10 बंदों को लेके आ गया, क्योंकि आपने पैसेंजर तो मेंशन ही नहीं किए थे। बेकार जा रहा है यूनिट सर्विस कॉस्टिंग। होटल जो रूम सर्विस देते हैं, टूरिज्म स्टॉर्स वगैरह होते हैं ना, जहाँ टूरिज्म होता है, तो भाई होटल रेट चार्ज करते हैं। होटल ने कहा कुछ बना तो नहीं है, रूम रेट्स 1000 रुपए, क्या चार्ज करें पर रूम? बेटा पर रूम चार्ज करेंगे, एक बंदा 50 लोगों को घुसा लेगा रूम में। 1000 पर नाइट चार्ज करेंगे कि भाई एक रात के 1000 है, तो बंदा 1000 रुपए देगा और ज्यादा बंदे ले आएगा। 1000 रुपए देगा पर नाइट और बोलेगा यार सारे रूम मुझे दे दो। ये सर्विस में बड़ा मसला है कि आपके पास यूनिट तुक्का मारना पड़ता है, क्योंकि कोई यूनिट होता नहीं है ना, तो यूनिट तुक्का मारना पड़ता है, और तुक्के मारने में आप फंस रहे हैं। हल क्या है सर इसका? बेटा हल ये, सर्विस कॉस्टिंग में जब भी आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है ना, कॉस्ट को सर्विस यूनिट से डिवाइड करना है। आप सर्विस यूनिट कभी भी सर्विस कॉस्टिंग में सिंगल नहीं लेते, आप एक कॉन्सेप्ट लेते हो जिसका नाम है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट होता है मर्ज्ड यूनिट। सर्विस में उसूल है कभी भी यूनिट एक से नहीं डिवाइड किया जाता, हमेशा कंपोजिट या मर्ज यूनिट लेके डिवाइड किया जाता है, और मर्ज होता है दो का प्रोडक्ट। प्रूफ दे दूं? हम कभी भी तुमसे फीस 1000 रुपए पर स्टूडेंट चार्ज नहीं करते, हम कभी भी तुमसे फीस 1000 रुपए पर सब्जेक्ट चार्ज नहीं करते, हम फंस जाएंगे, सिंगल यूनिट चार्ज ही नहीं करते। हम तुमसे चार्ज करते हैं फीस कंपोजिट यूनिट में, 1000 रुपए पर स्टूडेंट डैश सब्जेक्ट। इंटरप्रिटेशन सुनो, ये 1000 रुपए पर स्टूडेंट भी है, एक स्टूडेंट के लिए, पर स्टूडेंट मीन एक स्टूडेंट, यानी 1000 रुपए पर सब्जेक्ट भी है, एक सब्जेक्ट। 1000 रुपए एक स्टूडेंट की है और एक सब्जेक्ट की। एयरलाइन चार्ज करती है 1000 रुपए पर पैसेंजर डैश फ्लाइट, कंपोजिट यूनिट मर्ज यूनिट यूज करती है। 1000 रुपए पर पैसेंजर भी है एक पैसेंजर के, पर फ्लाइट भी है एक फ्लाइट के। होटल रूम्स चार्ज करता है मैरियट वैरियट 1000 पर रूम डैश डे। मेरे भाई 1000 रुपए पर रूम है, एक रूम के, सारे कमरों पे कब्जा नहीं कर लेना, और 1000 पर डे भी है एक दिन के। ठीक है, तो आपको जब भी सर्विस कॉस्टिंग फॉलो करनी हो ना, कभी भी आप कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए कॉस्ट को अकेले यूनिट से डिवाइड नहीं करोगे, हमेशा कंपोजिट या मर्ज यूनिट लोगे, ताकि तुम्हारा नुकसान कम से कम हो। इसकी एक एग्जांपल सुनो। एन इंस्टीट्यूट हैड टोटल कॉस्ट of 50,000, details of admission are बेटा जनवरी में 10 स्टूडेंट थे, 3 सब्जेक्ट लिए स्टूडेंट ने, फरवरी में 15 स्टूडेंट थे, हर स्टूडेंट ने 2 सब्जेक्ट लिए, और मार्च में बेटा 12 स्टूडेंट थे, हर स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट लिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट है कॉस्ट पर सर्विस यूनिट निकालो, रट्टा लगा हुआ है। कॉस्ट पर सर्विस यूनिट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्विस यूनिट।
रट्टा लगा हुआ है, कॉस्ट पर सर्विस यूनिट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्विस यूनिट। जरा बताओ टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या है? बेटा टोटल कॉस्ट 50,000 है, डिवाइड करो नंबर ऑफ सर्विस यूनिट से। सर्विस यूनिट कभी भी अकेले नहीं लेना, ये रूल है, वरना मसला हो जाएगा। सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं लेना, सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं लेना, जो भी यूनिट दिए हुए उनका मर्जर लेना। स्टूडेंट डैश सब्जेक्ट, तो एक अलग यूनिट बनाओ स्टूडेंट डैश सब्जेक्ट। कभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड नहीं करना, कभी भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट से नहीं, मर्ज यूनिट बनाना स्टूडेंट डैश सब्जेक्ट, और डैश मींस मल्टीप्लाई। जनवरी में 10 स्टूडेंट से 3 सब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करो, स्टूडेंट डैश सब्जेक्ट 30। फरवरी में 15 स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट मल्टीप्लाई करो, स्टूडेंट डैश सब्जेक्ट 30। मार्च में 12 स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट्स मल्टीप्लाई करो, स्टूडेंट डैश सब्जेक्ट 60। ठीक है, इन सबको एड अप कर लो, मर्ज यूनिट बन गया 120। ठीक है, मर्ज यूनिट बनाया, सिर्फ स्टूडेंट नहीं सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, मल्टीप्लाई किया, मर्ज यूनिट बनाया स्टूडेंट डैश सब्जेक्ट 120। 50,000 को मर्ज यूनिट 120 से डिवाइड करो। 416.6 पर स्टूडेंट डैश सब्जेक्ट। ठीक है जी, कोई सवाल है तो पूछ लें, बड़ा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दिया है। अच्छा, मैंने 4 सवाल दिए हैं, ये 26, 27, 28 पे ये कर लीजिएगा इसके बाद। ठीक है।
अच्छा, पेज 26 पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 दिया आपको। वही 5 जर्नीज है, हर जर्नी के टन्स और किलोमीटर्स दिए हुए हैं। कॉस्ट 33,000 है, कॉस्ट पर टन किलोमीटर 33,000 की कॉस्ट है। डिवाइड सिर्फ टन से नहीं करना, सिर्फ किलोमीटर से नहीं करना। आपको पता है कंपोजिट यूनिट बनाना होता है। पहली जर्नी का 4 और 80 320, दूसरी जर्नी का 6 और 90 540, तीसरी जर्नी का 8 और 100 800, चौथी जर्नी का 3 और 60 180, और पांचवी जर्नी का 7 और 125 875। एड अप कर लो। 2715। ठीक है, टोटल कॉस्ट को टन डैश किलोमीटर से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 12.15 पर टन डैश किलोमीटर। इसी पेज पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 करने को दिया है। इंफॉर्मेशन दी हुई है, रूम्स अवेलेबल पर नाइट 72 है, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी 73% है, रूम सर्विसिंग कॉस्ट 4400 है। रूम सर्विसिंग कॉस्ट पर ऑक्यूपाइड रूम नाइट। अब बताओ रूम सर्विसिंग कॉस्ट कितनी है? 4400। इसको डिवाइड करो ऑक्यूपाइड रूम नाइट्स। अच्छा, ऑक्यूपाइड रूम नाइट्स के लिए लोग क्या करते हैं, 72 इंटू 73% ऑक्यूपाइड रूम नाइट्स आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें तुमसे एक छोटी सी हो गई है गड़बड़। जरा पहली लाइन पढ़ो। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ग्रीन होटल कंपनी फॉर द लेटेस्ट 30 डे पीरियड। ये इन्फॉर्मेशन ग्रीन होटल कंपनी की है 30 दिन की। रूम्स अवेलेबल पर नाइट 72, ऑक्यूपेंसी 73%, रूम सर्विसिंग कॉस्ट 4400। बेटा ये 4400 जो कॉस्ट है ना, ये हेडिंग डली हुई है 30 डे पीरियड की है। डिनोमिनेटर में जो रूम्स अवेलेबल 72 ले रहे हैं ना, वो पर नाइट है। बट अब ये तो बैलेंस नहीं बनेगा ना कि ऊपर 30 दिनों की कॉस्ट रखी हुई है, नीचे एक दिन के रूम्स लिए हुए। तो दो ऑप्शन है लाइक विथ लाइक के लिए। या तो 4400 की कॉस्ट को 30 दिन से डिवाइड करो ताकि कॉस्ट भी एक दिन की है, डिनोमिनेटर में 72 रूम्स वो भी एक दिन के, तो आंसर सेम आ जाएगा। या 4400 30 दिन की कॉस्ट ली हुई है ना, तो रूम्स भी बेटा 30 दिन के ले लो। 72 तो पर नाइट है, 30 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ऊपर भी 30 दिनों की कॉस्ट है, नीचे भी 30 दिनों का डेटा आ जाए। 1576.8 और 4400 डिवाइडेड बाय 1576.8, आंसर 2.79 पर ऑक्यूपाइड रूम नाइट। इन दोनों में कोई मसला है पूछ ले।
अच्छा 28 पे जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया ना, हैप्पी रिटर्न्स लिमिटेड वाला, सॉरी 27 पे, हैप्पी रिटर्न्स ऑपरेट्स हॉलेज बिजनेस 3 व्हीकल्स, इट इज एक्सपेक्टेड 3 व्हीकल्स विल बी यूज्ड, टोटल कॉस्ट 10,390, 3950 किलोमीटर विल बी ट्रैवल्ड। ये तो सिर्फ किलोमीटर्स है, 9 जर्नीज है, हर जर्नी के टन और किलोमीटर दिए हुए हैं। पहला पूछ रहा है टोटल टन डैश किलोमीटर बताओ। टन डैश किलोमीटर के लिए हर टन को हर किलोमीटर से मल्टीप्लाई करके ऐड अप कर लो, तो टोटल टन डैश किलोमीटर बन गया 66,325, ठीक है। और फिर कह रहा है कॉस्ट पर टन डैश किलोमीटर बताओ, तो 10390 की कॉस्ट है, टन डैश किलोमीटर से डिवाइड कर दो। $0.156, ठीक है। और इसके बाद जो आखिरी सवाल आपको दिया है 7th, उसका आंसर भाई बी है 2.15, ठीक है। तो सर्विस कॉस्टिंग में सिर्फ आपसे पूछी जाएंगी दो चीजें, एक थ्योरी डिफरेंसेस बताओ मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि आप वो बता दो कॉस्ट पर सर्विस यूनिट निकालो, तो हम टोटल कॉस्ट ले रहे हैं सर्विस की और डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स, ठीक है जी। इसको नोट कर लीजिए, क्लास फिर हम खत्म करते हैं। जॉब बेस्ड सर्विस का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बाकी फिर मीटिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसकी, ठीक है। थैंक यू।